अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। इरशाद बारी ताला, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो लो, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए बाज रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। अल्लाहु 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 अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मसला ये है ख़वातीन हज़रात, मसला ये नहीं है बल्कि मसाइल हैं आजकल। और जो सूरत हाल दुनिया भर में अगर आप नज़र डालें और नज़र दौड़ाएँ तो हर तरफ कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के बाद, हल्फ वफादारी के बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं उसने सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में हलचल मचाई हुई है। और उसके ऊपर कुछ और फैसले भी आए। जज साहिबान ने अपने फैसले दिए जिस पे चूँकि सदर अमेरिका को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि जी उनसे अदालत में चल के देखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी ऐलान किया कि कुछ नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इसी हवाले से जारी करेंगे जो कि बाज़ कंट्रीज़ के हवाले से जो बैन वगैरह है। तो अफरा तफरी की सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत से एमिग्रेंट्स कंट्रीज जो भी आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो एमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बहुत अरसे से बंद हैं। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर एक हमला हुआ था और उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए। पाकिस्तान टीम बाहर जाकर तो खेल रही है लेकिन पाकिस्तान में ये मुकाबले नहीं हो रहे हैं। अब PSL की दूसरी सीरीज़, दूसरा एडिशन इस वक्त दुबई में जारी है और ऐलान ये हुआ था कि फ़ाइनल लाहौर में खेला जाएगा 8 मार्च को, मेरे ख्याल से 8 या 10 मार्च को। लेकिन अब वो सिलसिला मैचेस वहाँ पे जारी हो सारी है, लेकिन एक धमाका लाहौर में होता है जिसमें 16 के करीब लोग शहीद हो गए, जिसमें 2 आला पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि जो क्रिकेट का फाइनल होने जाना था, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलने वाले थे, उनको बंद करने के लिए ये कोई चाल है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद जनाब सैयद एहतशाम रज़ा काज़मी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर व बेशतर आप इन्हें प्रोग्राम में देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, रोशन बातें, मालूमाती बातें। तो और आज भी हम समझते हैं कि यही गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। तो चलते हैं गुफ्तगू की जानिब। जनाब काज़मी साहब, थैंक यू सो मच और वेलकम इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के। सूरत हाल ताज़ा तरीन यही है कि अब जज साहिबान ने रोका है, ये जो बैन था उसको उन्होंने नहीं आगे जाने दिया और कहा कि जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है और लोगों को आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा, जिस पर फौरी तौर पे ट्वीट हुआ और उसके बाद फिर कहा गया कि अदालत में देखेंगे। जबकि जज साहिबान ने कहा कि ये इतना इजी खेल नहीं होगा। जी, इसमें आरिफ साहब आपको एक बात एडमायर करनी पड़ेगी इस मुल्क में कि ये जो पहला ऑर्डर था वो रिपब्लिकन अपॉइंटेड जज थे वाशिंगटन से, जी वाशिंगटन स्टेट में से, जो सियाटल में। जी। जब उन्होंने फैसला दिया तो सरकार ने अपील की, उसके अंदर से 2 जजेस जो हैं डेमोक्रेट के अपॉइंट किए हुए थे और एक रिपब्लिकन का, लेकिन तीनों ने यूनानिमस डिसीजन दिया कोर्ट ऑफ अपील्स। जी हाँ। इसमें आपको खूबसूरती की दाद देनी पड़ेगी कि किसी दबाव में नहीं आए। जमहूरियत है, नए सदर साहब, इसे जमहूरियत कहते हैं सर। अदल है, जमहूरियत तो है ही अदल। यानी उन जजेस ने जो ऑर्डर लिखे उसके ऊपर जो गुफ्तगू हुई और जो बयान स्टेटमेंट्स आए और जो लिए सरकार के वकील ने दिए, तो बड़ी खूबसूरत बात थी। सब इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन सदर अमेरिका जो है वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे। नहीं देखिए, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो नहीं देखिए, वो इसलिए नहीं मान रहे। आपको एक बात, उनकी बैकग्राउंड तो आपको देखनी पड़ेगी ना। देखिए, एक इतना बड़ा जुमला कह गए वो रायली के सामने, वो
अपनी गुफ्तगू में कि आज तक अमेरिका में किसी ने इतनी न जुर्रत की, न कहा, और न इतनी मैंने उनके मुखालफत में मैं उनसे आपके बात करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब बात हो रही थी ओराइली से इंटरव्यू के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका भी कोई मासूम तो नहीं है। अब ये कभी आज तक इंसानी यानी अमेरिका की सियासी तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने या किसी सरबराह मुमलिकत ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमारी गलतियां भी हैं। तो ये देखिए, आदमी को इस बात की दाद तो देनी पड़ेगी ना, अच्छाई की बात की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। तो मुतलकुल अनान कर्रोफर बादशाह की तरह इन्होंने अपनी हुकूमतें, अपनी कंपनीज चलाई। अपनी कंपनीज चलाना और एक मुल्क को चलाना सर दो डिफरेंट बातें बिल्कुल है। वो उसी कर्रोफर के साथ सोचते थे कि वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, लेकिन आखिर कब तक? नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी सवाल यही है कि मसलन ये सिलसिला कब तक चलेगा, जबकि आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा मुल्क जो है सड़कों पे मौजूद है। देखिए, ऑलरेडी क्राइसिस दूसरी आ गई हैं। एक जो इनकी जो एक वो मैं टीवी पर वो जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जो कॉनवे औरत है, बदशक्ल तमीज औरत है, वो वो आजकल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसकी वजह ये है कि वो आइवाना ट्रंप के जो है ना ब्रांड को पुश कर रही थी, क्योंकि एक स्टोर ने उनका ब्रांड रोक दिया। उस पर ट्रंप साहब ने भी कहा था। फिर दूसरा जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी में जनरल फ्लिन है ना, उसने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की रूस के वालों के साथ जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और वो इस वक्त अंडर फायर हैं और बड़ी क्राइसिस में हैं। और अगर इस तरह ये करते रहे, अपने अमल को भी बादशाहत की तरह चलाने की कोशिश की, तो ना बादशाहत चल पाएगी और ना ये। अभी आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका बहुत तेजी के साथ दुनिया भर में अपनी मकबूलियत खो रहा है। जी हाँ। तो मसलन क्या इनको इनके जितने भी मशवरा देने वाली जो टीम है, मसलन इस तरफ तो तवज्जो नहीं दिलाई जा रही कि मसलन आपके पहले ही चंद जो ऑर्डर्स आए हैं, जो हुक्मनामे आपके जारी हुए हैं, उन्होंने मसाइल खड़े कर दिए, मसाइल का अंबार खड़े करने जा रहे हैं। तो मसलन क्या मसलन कोई ऐसी इस मुल्क के अंदर कोई थिंक टैंक नहीं है इनके साथ? थिंक टैंक्स जरूर हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की जो सीनियर जो क़यादत है, तो वो तो देखिए वही कहलाएंगे ना जो सेनेट के इंचार्ज हैं, और मैकॉनल और यहाँ पर रायन हैं इसके कांग्रेस के। लेकिन तो, किसी की भी आवाज़ उठती हुई नजर नहीं आ रही ना। मसला सारा ये है सर। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मसला ये है मुल्क मुश्किल में जा रहा है, मुल्क मुल्क के लोग मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ना कांग्रेस उठ रही है, ना मसलन सेनेट की तरफ से आवाज आ रही है। साहब आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग हर जगह हर वीकेंड पे हर रोज मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन वक्त कितना दी जाए, इससे क्या होता है सर? बात 3 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं अगर किसी चीज की मसलन लोगों को मसाइल है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा था, 2 बातें उनके इलेक्शन के एजेंडे में थी कि वॉल बनाऊंगा और ओबामा केयर को ख़त्म करूंगा। अब ओबामा केयर तो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, इसलिए आसान भी तो नहीं है जी। तो इलेक्शन के नारे और हैं और हक़ाइक़ और हैं, और 20 मिलियन आदमी हैं, उनको कहाँ डालेंगे आप, कैसे डालेंगे? ये ज़रूर है, अगर ये कहते कि ओबामा केयर में और इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा, तो वही लाया जाएगा। पूरा जो ना पूरी पॉलिसी और वो उसको धड़ाम से तो नहीं फेंक सकते कहीं जाकर। और वॉल बनने की बात ये हो रही कि वॉल के ऊपर $20 बिलियन की जो है एस्टिमेट आए हैं, 22 बिलियन के, और ये कह रहे हैं मैं उससे कम में बना दूंगा, 14 में बना दूंगा। ये खुद कह रहे हैं कि हमारी कंपनी 14 में। वो बिजनेसमैन उनका जाग रहा है अंदर का। हज़रत अली का इरशाद है, अपने हुक्मरान बिजनेस के तबके से ना ले। हाँ, तो लेकिन तजाद इनकी फितरत में बहुत है। आज ऑस्ट्रेलिया के अजीम वज़ीर आज़म आए हुए थे, उनके साथ बड़ी गुफ्तगू, प्यार मोहब्बत। जापान वाले को वीकेंड के ऊपर वहाँ ले गए, अपने जो इनका गोल्फ का वो है कोर्स का, कौन सा रिजॉर्ट्स वगैरह, रिजॉर्ट जो है, हाउस होगा। और इसके साथ साथ ये मेक्सिको को जो है ना हर वक्त बेइज्जती करने की कोशिश करते रहते हैं, और हर वक्त उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मेक्सिको के खिलाफ। अब ये देखिए आरिफ साहब, आप 30 साल से यहाँ हैं तकरीबन, और मुझे 44-45 साल हो गए। मैक्सिकन के बगैर
या साउथ अमेरिकन के बगैर क्या आप अमेरिकन इकोनॉमी को चला सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। चला ही नहीं सकते। अब क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो गए। क्राइसिस कहाँ शुरू हुए? कैलिफोर्निया में। पिछले किसी प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि कुछ एक कम्युनिटी की कीनिया की किस जगह के लोगों ने कहा था कि हम अपने अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं फॉर वन डे। जी जी। इसी तरह अगर सारे लोग खड़े हो गए जी, businesses- अभी आज मैंने देखा था सुबह ट्विटर पर नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने चलाया है, पर जब मुझे तारीख भी याद नहीं इस वक्त, फरवरी की किसी तारीख को, कि सारे इमिग्रेंट उस दिन काम रोक दें। सारे लोग, अच्छा, अगर ये तो आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी कर दे, सारे इमिग्रेंट काम रोक दें। देखिए, अगर सारे इमिग्रेंट काम रोक दें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इमिग्रेंट का तो आलम यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन है वो भी तो इमिग्रेंट है, इंडियन है। सही। पेप्सी की चेयरमैन भी तो औरत इंडियन है। स्टीव जॉब का बाप भी तो सीरियन था। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हालात तो बिगड़ते की तरफ जा रहे हैं, बनते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए हालात, यही मैंने आपसे सवाल किया कि कोई मशवरा देने वाला नहीं है कि मसलन क्या है। मशवरा देने वाले हैं, मशवरा मानने वाला मान नहीं रहा। नहीं तो ये ऐसा कैसे चलेगा? थोड़े दिन जब तब्दील तो होना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 7 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, बल्कि टीवी पे बैठ के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, दिस एंड दैट। हमारे इस डिटेल में मैंने, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त वीजे नहीं दिए जा रहे लोगों को। पाकिस्तान में नहीं, सब जगह वीजे नहीं दिए जा रहे। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का कोई एक सरकारी वफ्द आना था, उसको भी वीजा नहीं दिया जी गया। वो तो पार्लियामेंट का आना था जी हाँ। और मौलाना को वीजा नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं आज की, आज मैंने एक लड़के को स्पॉन्सर किया था H2 वीजा के लिए, सब कुछ अप्रूव हो गया, सब कुछ। आज जब वो एम्बेसी, वो कॉन्सुलेट में गया कराची में, तो उसका पासपोर्ट रख लिया और वीजा नहीं दिया और कहा कि हम सोच के बाद में बात करेंगे। फिर मैंने ऑफिस में आकर वकील से बातचीत की तो उसका कहना यह है कि क्योंकि उसने किसी अमेरिकन कंपनी के साथ पहले मुलाजिम था उनका, और इराक में उसकी पोस्टिंग थी सिक्योरिटी कंप्यूटर्स के अंदर, तो शायद उस पीरियड को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब पिछले साल इसका लॉटरी में नाम निकला था। अच्छा, क्योंकि H2 की लॉटरी में उसका वीजा ऑलरेडी है और आप फिर इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी अच्छा, नहीं, H2 वीजा जो होते हैं, वीजा जो आते हैं काम करने के लिए, तो उसके पिछले साल की लॉटरी में 2016 की लॉटरी में उसका नाम निकला। वो भी जब एप्लीकेशन फाइल होती है इसमें से लॉटरी निकलती है ना। अच्छा, तो पाकिस्तान का इसका नाम निकल आया H1 में, जी हाँ, उसका H1 में। अच्छा, उस लॉटरी की बात कर रहे हैं, की बात ठीक कर है। रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने हज़ार पेपर मांगे। और तो और मैं ओनर हूँ इस कंपनी का जिसने स्पॉन्सर किया था, मेरी शादी का सर्टिफिकेट मांगा। मेरी शादी 71 में हुई थी, उर्दू में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। मैं कहा भाई मेरे पास तो कोई इंग्लिश की कॉपी नहीं है, मैंने वही सबमिट कर दिया। जी हाँ, वो भेज दिया। लेकिन ये नहीं खामखा की पख, मेरी शादी से मेरी कंपनी का क्या ताल्लुक है और उस आदमी के आने का क्या ताल्लुक है H2 वीज़ा पर या H1 वीज़ा पर? आप खुद सोचिए। लेकिन मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने खुलकर ऑर्डर आ गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो एग्जीक्यूटिव तरीके से उनको कह दिया कि हाथ रोक कर। अब हाथ रोक कर, वो कभी कभी ये होता है ना, सदर मुमलिकत किसी जगह का भी हो, उसने बात कही किसी अंदाज में किसी चीज़ के लिए, लेकिन जो उसके बही ख्वाह हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, वो इतना फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि सर, अब देखिए जब इन्होंने ये पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर पर इन्होंने 4 साल के बच्चों के हथकड़ी लगा दी इमिग्रेशन वालों ने, जिसकी तस्वीरें अखबार में आई और इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट करती रही। तो कभी भी मैं नहीं सोच सकता कि ट्रंप साहब की ये मंशा होगी वो कि 4 साल के बच्चे के हथकड़ी लगा दें, लेकिन वो अपना अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सब शहर में आप बाहर निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ, लोगों से गुफ्तगू होती है, मीडिया के होने की वजह से लोग और ज़्यादा सवाल पूछते हैं। सवाल ये किया गया कि साहब जब ये सारी सिचुएशन आई कि जज साहिबान ने रोका, तो कहा गया कि जी एक और इसके ऊपर ऑर्डर आ रहा है। जी, वो आज तो के लिए एक्सपेक्टेड था। क्या हो सकता है मसला? नहीं, उसमें हो सकता है कि इन्होंने जो कुछ किया ना, जल्दी में बहुत किया, तो डेफिनेटली उसको स्टडी तो कर रहे होंगे इमिग्रेशन वाले और होमलैंड सिक्योरिटी वाले और सारे। और मैं तो स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन ये वेटिंग प्रोसेस को टफ करेंगे ये। और ग्रीन कार्ड पहले सभी को रोक दिया था, तो ग्रीन कार्ड वगैरह वालों को नहीं, मेरा ख्याल में अब रोकेंगे। और
नहीं, ये तो सॉफ्ट आप मंजरनामा दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ सख्त इसके अंदर की सूरत हाल हो सकती है। देखिए सख्त क्या हो सकती है, नहीं यही तो मैं आपसे पूछ रहा लेकिन हूँ, लोग खौफजदा हैं। क्या देखिए खौफजदा बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कि अब इन्होंने, हालांकि ओबामा साहब के ज़माने में भी लाखों आदमी जो है डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो जाती थी। एक औरत का आपने सुना तो हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस तरह जब ऐलान कोई बात होती है तो लोगों में खौफ पैदा हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है। एक्सेप्शन नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि बस जो भी सामने आ रहा है उसको उठा के, उसके लिए हमें एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऑर्डर के मुताबिक स्पेकुलेट नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट पुलिस के हवाले से उनको मजीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं? देखिए पुलिस कौन सी स्टेट में, न्यूयॉर्क स्टेट में पुलिस की बात की है। देखिए पुलिस को इख्तियारात अगर दिए भी जाएं तो न्यूयॉर्क स्टेट में और न्यू जर्सी में दोनों जरा सा फर्क है। न्यूयॉर्क स्टेट में तो पुलिस वो नहीं करेगी, एनफोर्स नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन अब जो होगा वो ये होने वाला है कि जो क्रिमिनल किसी का कोई केस होगा, तो बड़ी हैरत अंगेज बात में साहब, गुफ्तगू का ये सिलसिला यहीं से हम जोड़ेंगे भी आगे भी, और वापस आते हैं, वक्फे का वक्त हुआ है, वह वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मसला ये है, और आज हमारी गुफ्तगू वही अमेरिका के जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं उसकी जारी सारी है, और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान लाहौर में एक धमाका हुआ है जिसमें 16 अफराद शहीद हो गए, और क्रिकेट को सुपरताज करने की फिर से कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू होगी, वक्फे के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन, Pearl Banquet and Restaurant. Join us for weekend brunch for more than 65 delicious dishes. Food for the whole family and especially for kids. Pearl Weekend Brunch. Subah ka nashta, dopahr ka khana, or sham ki chai. Everything under one roof. Call for more info. Qasim Ali Arshad at 973-240-7475, 973-489-8784, or 732-939-6270. We also do catering for your parties and corporate events. Pearl Banquet and Restaurant in Parsippany, New Jersey. वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मसला ये है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल, और आज मेरे मेहमान जनाब सैयद एहतिशाम रज़ा काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका के हालात और वाक़यात, एक खौफ की फ़िज़ा हर तरफ कायम है, ख़ासतौर पर वो लोग जो इस मुल्क में आए हैं और रह रहे हैं, लेकिन खौफ उनके सरों पर इस वक्त ऐसा मंडरा रहा है कि नहीं न जाने किस वक्त क्या हो जाएगा। और वक्फे पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि हमने एक और खबर ये सुनी कि सदर मुमलिकत जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब पुलिस को भी कुछ आला इख्तियारात दे रहे हैं। पुलिस यहाँ की वैसे ही बहुत इख्तियार है, बड़े अपने काम करने में ईमानदार है, और कहीं कहीं कोई ऐसी हल्की खबरें भी आ जाती हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त जो है एक और जो ताज़ा खबर की पुलिस को इख्तियार दिया है। हमने इससे पहले किसी प्रोग्राम में बताया था कि न्यूयॉर्क के सबवे में पुलिस इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट कर रही है कि लोगों को रोक कर पूछ रही है, उनकी तलाशी ले रही है और फिर जाने दे रही है। तो काज़मी साहब, बात हो रही थी वक्त में जाने से पहले पुलिस के हवाले से कि पुलिस को भी इख्तियार दी जा रहा है, और आप उस बात को जरा कंटिन्यू रखिएगा। पुलिस यहाँ की बड़ी बाख्तियार है जी, तो मतलब क्या इख्तियार? लेकिन देखिए आरिफ साहब, बात यह है कि इख्तियारात से जो दिए जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि फ्रिस्क एंड सर्च पॉलिसी थी वो न्यूयॉर्क वाले नहीं मानेंगे। परसों न्यूयॉर्क के जो हमारी 5 काउंटीज है ना, तो जैसे ब्रॉन्क्स, GF5 बोरोज, ब्रॉन्क्स, क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन एंड स्टेटन आइलैंड, तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की मीटिंग हुई। अच्छा, क्योंकि इनके यहाँ जो है ना सेंट्रल गिरफ्तारी का सिस्टम तो एक है ना, सारा एक ही सिस्टम में जाता है। तो जो लोग जिनके वारंट इशू हुए हैं, अगर उनको पकड़ लिया जाए, 1.5 मिलियन से ज़्यादा वारंट इशू हुए हैं, लेकिन उसमें ऐसे छोटे भी चीज़ों के वारंट भी है कि किसी ने फाइन पे नहीं किया तो उसका भी वारंट इशू हो गया। तो अब इन लोगों ने मीटिंग की। अब देखिए कितनी अच्छी बात की इन लोगों ने आपस में मीटिंग की कि अगर हमने इन सारे वारंट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो एक आदमी जो पेटी क्राइम में इन्वॉल्व है उसको पकड़ लिया जाएगा। जब उसको पकड़ लिया जाएगा तो कन्विक्टेड है, जब कन्विक्ट हो जाएगा तो उसका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकता है और उसको डिपोर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरह का उसको फिल्टर कर रहे हैं कि सिर्फ उसमें जो मेजर क्राइम्स हैं
वो उसमें रहें वारंट इश्यूज में, और बाकी जो है ना उसको ख़त्म कर दें। यही सूरत हाल 2011 में भी 9/11 के मौके पर हुई थी। उन्हीं लोगों को शोर शराबा तो यही था कि जी मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है वो, लेकिन उस वक्त भी ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि क्राइम में या जराइम में मुलविस थे। देखिए आरिफ साहब, उस ज़माने उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन उस ज़माने में आप जानते हैं अच्छी तरह कि बहुत सारे लोगों को फ्रेम भी किया गया, ट्रैप भी किया गया। तो ट्रैप करने में बड़े बादशाह हैं, गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी भी खेली गई। लेकिन इस वक्त जो बहरहाल कुछ स्टेट्स की पुलिस ऐसी हैं जो वो नहीं चाह रही कि जो मजदूर तबका, जो शरीफ ईमानदार, देखिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको तो सज़ा मिलेगी, और उसकी सज़ा यहाँ पर यह है कि ग्रीन कार्ड मिलने से पहले अगर वो आ गया कन्विक्शन में तो उसको डिपोर्ट कर देंगे, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेंगे डिपोर्ट कर देंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मेजर क्राइम हुआ तो उसकी पनिशमेंट के बाद ग्रीन कार्ड रिवोक करेंगे और उसको भेज दिया जाएगा। मेरे जो है ना बहुत सारे मशवरे हैं जो आप अपने नाज़रीन को पहुंचा सकते हैं। देखिए पहली बात ये कि अगर आपकी सिटीजनशिप ड्यू हो चुकी है तो आपको सिटीजनशिप के लिए फ़ौरन अप्लाई करना चाहिए। सिटीजनशिप हासिल करने में फ़ायदा है, और यहाँ ड्यूअल नेशनैलिटी रखना कोई जुर्म नहीं है। पहली बात तो ये कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें। दूसरी बात ये कि इतने आपने भी प्रोग्राम नशर किए, पिछले हफ्ते भी आपने प्रोग्राम रिजवी साहब के साथ, सलीम रिजवी साहब के साथ किया था इमिग्रेशन पर। बार बार लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इतना खौफ और हरास में ना पड़ें, आप कुछ एहतियात ज़रूर करें। ये यहाँ का लॉ है कि आपके पास ग्रीन कार्ड जेब में होना चाहिए, जिस तरह सऊदी अरब में अकामा का है वो होना चाहिए। बल्कि लॉ अमेरिका का तो ये कि आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। जिस मुल्क के आपके पास ग्रीन कार्ड है और पाकिस्तानी है तो ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट लेकर आप ट्रैवल करें साथ। लेकिन ये कभी जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आप बहरहाल ग्रीन कार्ड अपने साथ रखें, पासपोर्ट की कॉपी बना के रख लें, हर वक्त कहाँ जहाँ जेब में आप लिए फिरेंगे। और झूठ ना बोलें जिस वक्त रोके जाएं, बोलें सच, क्योंकि झूठ जो है ना उसकी यहाँ बहुत बड़ी, आपने हजारों देखे हैं वाकयात कन्विक्शन के। और अगर आप सिटीजन हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है आपको, कि आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, जो पूछे उससे ज़्यादा बोले ना। आप एयरपोर्ट पर जब आप तशरीफ लाएं तो जो पूछें उससे ज़्यादा ना बोलें। यहाँ पर अभी आपके सामने साबित हो गया आरिफ साहब कि अदल है। सदर मुमलिकत जो इतना पावरफुल इतनी से आया है उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, तो अदल है। तो इसलिए अगर आपके साथ जुल्म नहीं होगा, लेकिन आपको भी कुछ एहतियात ज़रूरी है। ये आप अपने नाजरीन को बार बार पैगाम पहुँचाते रहें कि इतना ना डरें, डरने की बात नहीं है, ये कोई जंगल का राज नहीं है यहाँ। अभी भी एक इतला के मुताबिक एक बड़ी तादाद में लोग मैक्सिकन वगैरह तो अक्सर बॉर्डर क्रॉस करके आते रहते हैं। जी। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनके मुताबिक भी कुछ आपका इनमें है कि इलीगल लोग मौजूद हैं? जी बहुत बेइंतहा मौजूद हैं। मैं एक ऐसे वो चला गया, एक ऐसे उसको ग्रीन कार्ड भी मिल गया था यहाँ और सिटीजन भी हो गया था, और फिर फ्रॉड करके चला गया, नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो मैक्सिको के थ्रू आया था, पाकिस्तानी था। और तो जब मैं एक से वाकिफ हूँ तो उसका मतलब है कि कोई बाकायदा बहुत सारे लोग आते रहे होंगे वहाँ से, तो बिल्कुल आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ से आते हैं। और ये मेरे ख्याल में रुक नहीं सकता आरिफ साहब, ये रुकना मुश्किल है, वो इसलिए कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है वो, जो मसाइल हैं, जी हाँ, उसकी वजह से मेरे ख्याल में तो नहीं रुक सकता। ये है कि अमेरिका आना शायद कम हो जाए, लेकिन इस तरह जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ का, इस तरह हमेशा ये करते तो रहे हैं। बस इनकी खुलकर वाज़ेह पॉलिसी हो गई कि ये सिर्फ गोरों को लाना चाहते हैं, पास सारी ये क्रिश्चियंस को लाना चाहते हैं, गोरों को लाना चाहते हैं, बस। ये भी है कि थर्ड कंट्री के जो लोग हैं जी, वो अपने अपने मुल्कों से दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे उनके लिए वो हकूक ही नहीं है, बुनियादी हकूक से नहीं। जी, पाकिस्तान में तो बहरहाल ऐसा है, पाकिस्तान में तो किसी खत्ते में चले जाएं, हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें बांग्लादेश में नहीं रहना, हमें फिलीपीन में नहीं रहना, तो जान पे खेल के चले जाते हैं, जान जाती है, जबकि उनको मालूम है ये खतरा है कि डूब जाएंगे ईगन सी में और वगैरह, अपनी जान पे खेलकर। और अपने जो बेचारे गरीब लोग, पूरे खानदान के पूरी जिंदगी का छोटा सा एक प्लॉट या मुरब्बा या आधा मुरब्बा या 2-4 एकड़ जमीन जिससे खाना चलता था, उसको बेचकर कर्जा लेकर हर लिहाज से चले जाते हैं, हर लिहाज से पैसे इकट्ठे करके बाहर जाना गोल है। लेकिन बाहर जाने में अब मुश्किलात तो पड़ रही हैं,
और अमेरिका ने तो वैसे भी आसान नहीं है, यूरोप जाना फिर भी कंपैरेटिवली आसान था, और मसाइल तो सब जगह हैं। देखिए तो फिर भी पाकिस्तान के साथ कोयटा से ईरान आप जी, टर्की सिटी से आप टर्की से जी, तो आप यूरोप में दाखिल हो सकते जी हाँ, बिल्कुल हैं। बिल्कुल, रोड का सिलसिला भी है, लेकिन अमेरिका के बीच में तो समंदर पड़ता है, बहुत बड़ा समंदर है, घंटे का समंदर है सफर। हवाई जहाज से 6 घंटे का, हवाई जहाज से 6 घंटे का। ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल यह है कि हालात और वाक़यात हमेशा एक से नहीं रहते, तब्दील होते रहते हैं। नए इलेक्शन हुए, नए सदर साहब आए, उन्होंने अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, बिल्कुल होना चाहिए अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब मसाइल ये है कि तब्दीली इतनी ज़्यादा आ चुकी है, फर्क पैसे का दुनिया भर में इतना है, डॉलर का और एक आम करेंसी का, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल है वैसे ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं हमारे सदर मुमलिकत के, हम यहाँ पे जॉब्स वापस लाएंगे, नहीं है ना, हम यहाँ पर वो जो ट्रेड चाइना के साथ बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मतलब क्या बनेगी, मतलब कैसे लाएंगे, कैसे इक्वल तो कर ही नहीं सकते। देखिए प्रोडक्शन की चाइना में और हिंदुस्तान में और वियतनाम में पता लगा डॉलर के अंदर 6 चीजें बन रही हैं, वो यहाँ पर एक भी नहीं बनती। नहीं ला सकते। ये हो सकता है कि कुछ जॉब्स बाहर जाना कम हो जाएं। अब जैसे अब मसलन मैं आपको एक नया जो एक चक्कर चल रहा है H-1 वीजा का, वो ये चल रहा है कि मिनिमम सैलरी जो है ना $68,000 है, तो उससे बढ़ाकर 100,000 से ऊपर ले जाएं। तो अब 100,000 से ऊपर ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना यहाँ पर कंपनीज को सस्टेन करने की, कि बाहर से इतना लाएं, वेट करें वगैरह वगैरह, तो इस तरह जॉब क्रिएशन हो जाएगी। वैसे आईटी के अंदर जॉब्स क्रिएट बहुत हो रही हैं। आप ये भी आपके नाज़रीन के लिए जी, और आजकल जॉब्स बेनतहा हैं आईटी में, बहुत क्रिएट हो रही हैं। और मेरा मशवरा ये तो होगा अपने नाज़रीन को कि अपने बच्चों को आईटी की तरफ ज़रूर राग़िब करें, क्योंकि गुज़िश्ता 8-10 साल में लॉ की तरफ पाकिस्तानी के बच्चे बहुत गए, और उसमें यह हो कि लॉ के अंदर जॉब्स एलिमिनेट हो रही हैं। याद रखिएगा इस वक्त लॉ प्रोफेशन में बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो ख़त्म हो रही हैं और वो कम हो रही हैं, तो इसलिए खैर ये ज़िमनी बात आ गई। आपने भी बच्चों की बात की, बात से आपके भी हैं, हमारे भी हैं, यहाँ पर तो नाना नवासी होता है पूरी माशाल्लाह, तो सूरत हाल ये भी है हमारे। मैं अपने बच्चों से हम बात करते हैं कि आपको स्कूल में, आपको अपने ऑफिस में या किसी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दे सेज नो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नो वन सेज एनी सिंगल वर्ड टू अस, यू नो। तो कभी आपने कोई ऐसा तजुर्बा आपने? देखिए मुझे ज़ाती तौर पर तो यानी अपनी ज़िंदगी में, मैं यहाँ इतने साल से हूँ, कभी ऐसी ओपनली डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखी। इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे साथ मक्का मौज़मा में हुई थी कि मैंने नियत की, नमाज हाथ खोल के पढ़ी, बराबर में एक बंगाली खड़ा हुआ था, वो यूँ छोड़कर नमाज तोड़कर भाग गया। तो इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे साथ वहाँ हुई नहीं। एक बात मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन की मेरे साथ तो नहीं, लेकिन बच्चों को कभी कभी ये स्कूलों में ये एक्सपोजर हो रहा है, कॉलेजेस में नहीं है। अच्छा बड़े शहरों में जो है ना इम्कानात बहुत कम है, किस तरह होंगे। छोटे शहरों में बहरहाल आपको एहतियात करनी पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेशन तो है। अब हुआ ये है कि जो अपने डीटी साहब के साथ, डोनाल्ड ट्रंप को डीटी कह रहे हैं लोग ज़्यादातर, तो वो जो है ना खुलकर सामने आ गए हैं, बात ये है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है, रहेगी, बढ़ सकती है, लेकिन हमेशा रहेगी नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रह सकती। अब जो मेरे पोता पोती यहाँ पैदा हुए हैं, बेटे यहाँ पैदा हुए, उनको साथ आप क्या करेंगे? वो तो अमेरिकन है, कहाँ जाएंगे वो, समझे? तो वो नहीं होगी मेरे ख्याल में। और जो तालीमी इदारों में एडमिशन वगैरह के वक्त में तो बिल्कुल नहीं। पहले आपने गुफ्तगू में कहा था कि आपने बताया था कि इमिग्रेंट्स ने एक दिन के लिए काम बंद करने का कहा। जी आजकल चल रहा है, शायद 26 फरवरी को की दिन जी है, किसी को एक दिन मुकर्रर है उसका। अगर सिर्फ मैनहट्टन के अंदर 1700 टैक्सियां चलती हैं, उसमें 99% कहीं ज्यादा है आरिफ साहब, बहुत ज्यादा है। टैक्सी अगर नहीं चली मैनहट्टन में तो एक बहुत बड़ा मसला, केओस हो जाएगा, पूरा केओस हो जाएगा। सिर्फ मैनहट्टन में टैक्सी चलने का नहीं है। आप देखें कि न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस के अंदर जो है 30% के करीब इमिग्रेंट बेस्ड पुलिस हो गई है। मेरे एक दोस्त है, उनकी फैमिली से 7 लड़के गए हुए पुलिस के अंदर, 7। तो अगर सारे पुलिस वाले काम रोक दें एक दिन के लिए तो ये क़यामत आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा। रेस्टोरेंट के अंदर क्या होगा?
मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स की एक बहुत बड़ी जी बहुत बड़ी जमात है। इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम, जी 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 हाँ जी हाँ। टर्की के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, मतलब डिफरेंट ममालिक के लोग उसमें शामिल हैं और बहुत बड़ी तादाद मेरे ख्याल में 30% के करीब हो गए मुसलमान पुलिस फोर्स के अंदर, और वो एनकरेज करते हैं। मैं न्यूयॉर्क को तो सलाम करता हूँ, उनके मेयर को और इनके गवर्नर को, क्योंकि जो इक़दामात ले रहे हैं वो, आपको मालूम है एक न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में शुरू नहीं हुआ था, एक आईडी का चक्कर उन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था कि आप आईडी बनवा सकते हैं, तो आईडी बनवाई गई, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे। तो मेयर ने जब से नए सदर साहब आए, वो जो रिकॉर्ड थे ना सारे तल्फ करा दिए, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट मांग ले उन रिकॉर्ड्स को तो सब कच्चा चिट्टा आ जाएगा ना सब सामने, विद लाइसेंस की तरह आईडी होती है जब नॉन रेजिडेंट की। तो ये लोग तो बड़ा यानी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टेट तो बार डिफरेंट रोल पे अदा कर रही है और वो ये नहीं चाहती कि मसलन कुछ मसाइल इस किस्म के, वो नहीं चाहते कि जो ना जो क्राइम के अलावा जो इमिग्रेंट इन्वॉल्व हैं क्राइम्स में वो तो पकड़े जाएं, कहीं भी किया जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि आम जिंदगी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोका जाए और उनको बाहर भेजा जाए, क्योंकि काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा अगर ये सूरत हाल है, क्योंकि ये मुल्क इमिग्रेंट का, हमने पिछले प्रोग्राम में बात जी इमिग्रेंट का मुल्क है और हर तरफ यही सूरत हाल है। अगर इस सब की सूरत हाल हुई और ये काम रुका गया, इमिग्रेंट्स ने कहा जी हम एक दिन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, पुरअमन हड़ताल, तो मैं समझता हूँ सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी नहीं, जहाँ जहाँ भी ऐसी सूरत हाल होगी वहाँ बड़ी सन्नाटा, बड़ी खामोशी हो जाएगी, बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे इंतजामिया के लिए। सब वक्त हुआ एक और छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद जब वो वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू होगी लाहौर में होने वाले उस मादी के हवाले से, जो कि जिसमें 16 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। पाकिस्तान में क्रिकेट का फाइनल होने जा रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने वाले थे, कहा जा रहा है कि उसको रोकने की एक और साजिश, एक और कोशिश, और उसमें देखिए कि क्या सूरत हाल बनती। तो वक्फे के बाद आते हैं तो शामिल साहब से बात करेंगे कि साहब ये धमाका क्यों हुआ, जबकि इंतजामिया को, सूबाई हुकूमत को, कुछ जो भी पाकिस्तान की एजेंसियां उन्होंने अलर्ट किया था, सवाल ये पैदा होता है जब अलर्ट किया था तो इसकी रुकावट क्यों नहीं की गई। वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इंशाल्लाह आपसे बात होती है थोड़ी देर बाद। Pearl Banquet and Restaurant. Join us for weekend brunch for more than 65 delicious dishes. Food for the whole family and especially for kids. Pearl Weekend Brunch. Subah ka nashta, dopahr ka khana, or sham ki chai. Everything under one roof. Call for more info. Qasim Ali Arshad at 973-240-7475, 973-489-8784, or 732-939-6270. We also do catering for your parties and corporate events. Pearl Banquet and Restaurant in Parsippany, New Jersey. वेलकम बैक। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह करके कुछ सुकून पैदा हुआ था। वो जो आए उस धमाके और खूरेजी का बाजार गर्म था, उसमें काफी हद तक ठंडक पैदा हुई थी, उस पर बर्फ गिरी थी जाकर, कुछ ज़रबयात का सिलसिला था, कुछ फौज की मसलन काविशें कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी बमबारी की, इतना इंतजाम किया कि तालिबान को रोका, जो कि आए दिन पाकिस्तान के शहरों, गलियों, बाजारों को खून से रंग रहे थे और मासूम जानों को दुनिया से खत्म कर रहे थे। दुख की बातें थी, वो दुख के मनाजिर खत्म हुए थे और बड़े सुकून के साथ अब सूरत हाल में खुशी खुशी बाजारों में भी जा रहे थे, घरों में रह रहे थे। लेकिन अचानक लाहौर में एक धमाका हुआ और सिलसिला था पाकिस्तान में पंजाब की हुकूमत ने ड्रग्स के हवाले से जो अद्वायात है उसके हवाले से कोई कानून पास किया जिसके ऊपर एतराज़ात हुए। सबसे पहले पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल के एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर कैसर वहीद शेख ने कराची के मैरियट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी मजम्मत की, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की अभियास से मुतालिक तंजीमें और इदारे और होलसेलर, रिटेलर सब खड़े हो गए और लाहौर के अंदर पूरा बाजार बंद हो गया। तमाम मरीज दवाओं के लिए तरसते रहे, लेकिन मसाइल इतने ज्यादा थे कि वो मजबूर हुए और उन्होंने दुकानें बंद कर दी अपनी। उसके बाद इस सिलसिले में एक मुजाहरा भी हुआ पंजाब असेंबली के पास, चेयरिंग क्लास के पास, जहाँ पर ये मुजाहरा हो रहा था और ये इसी दौरान एक
खुदकश बमबार वहाँ पर आता है और उसने पैदल चलता हुआ आएगा ही यात्रा कर उसने धमाका कर दिया, जिसमें 80-85 अफराद जो शदीद जख्मी है, 16 अफराद शहादत के दर्जे को पा गए, जिनमें DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन साहब भी थे और SSP ऑपरेशन दोनों साहब भी उसमें शहीद होने वाले शामिल हैं। बहुत मुमकिन है कि भारत इसके पीछे हो, वो इसलिए कि भारत नहीं चाहता PSL कामयाब हो। तो PSL कामयाबी होती है तो उनको धचका लगता है ना, उनको धचका लगता है ना, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए आरिफ साहब कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे एक बात पे हैरत और ताज्जुब हमेशा होता है कि जिस वक्त इस तरह के हंगामे होते हैं तो कुछ एजेंसियां खड़े होकर कहती है कि हमने पहले से इत्तला दे दी। भाई अगर आपने पहले से इत्तला दे दी थी तो आपने उसको वहां रोक क्यों नहीं लिया था जहां से बीजकारी हो रही थी? इत्तला आपने किस बुनियाद पर दी? इत्तला देने वाली आपके ख्याल में एजेंसी कौन सी होगी? ये मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी वो हालांकि मुझे कोई खौफ और वो डर नहीं है, लेकिन FI हो सकती है, ISI हो सकती है, लेकिन ISI मेरे ख्याल में पुलिस के लेवल पर इन्वॉल्व नहीं होती होगी, लेकिन FI वगैरह हो सकती हैं। गुलशन इकबाल ने पिछले साल मार्च 2016 में धमाका हुआ था जिसमें तकरीबन 74 अफराद। जी हाँ, जी हाँ। बात ये बड़ा धमाका है, बहुत भारत कभी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान नहीं चाहेगा। मजबूत पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है। और फिर ये हर चीज का वहां तो बारिश तेज हो गई पाकिस्तान ने कराई है। आप उनके टीवी देखते हैं, यानी कराहत आती है, हर चीज पाकिस्तान नहीं कभी अगर सुने तो हर बात की तान जो है ना उस बात पे आगे टूटती है कि पाकिस्तान ने कराया। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कामयाब हो, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नेशन हो। मैं अगर नजम शरीफ साहब की जगह हूँ, मैं फाइनल लाहौर में कराऊँ। जो फॉरेनर नहीं आना चाहता ना आए, अगले साल आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तानी तो खेलेंगे ना। देखिए पाकिस्तानी कोई किसी से कम तो नहीं है। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, बैटिंग के अंदर इंडिया बेहद स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शुबा नहीं, इस तरह उनकी तरबियत दी जाती है। लेकिन हमारे कल की बात है, आप 58-59 रन के ऊपर इतने सुपरस्टार्स को आप आउट कर दें, और फिर उसी वक्त की बात है कि 57 रन के ऊपर दूसरा टीम जो आउट कर रही है, जी हाँ, 7 विकेटें खो गई और बड़ी मुश्किल से सिसकते लुढ़कते बड़ी मुश्किल से वो तक पहुंचे। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ हैं लोग। अगर हमारे यहाँ लोग हैं, जहन्नुम में जाए कि कौन रोकना चाहता है। हम तो लाहौर में फाइनल करेंगे और हमारे प्लेयर खेलेंगे और हमारे नाज़रीन सामीन आएंगे, और आपको जिसको आना हो आए, नहीं आता हो ना आए। मैं कहता हूँ सर ये देखिए, क्या अमेरिकन कंपनीज ने या ब्रिटिश कंपनीज ने स्पॉन्सरशिप दी है? वहां पर सारी पाकिस्तानी है। तो दुबई के अंदर आप पाकिस्तान में अगर ₹1 कॉस्ट आती है, वहाँ 1000 रुपये कॉस्ट आती है। आप इतना पैसा खर्च करके उस दूसरे मुल्कों के अंदर अब उनकी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर नहीं आता कोई, चलिए साहब गैरी क्रिस्टन नहीं आएगा या पीटरसन नहीं आएगा, ना है पीटरसन। अब तो पीटरसन अपने मुल्क की टीम में नहीं है, और तो और अगर नहीं आता कोई तो ना आए। शमी साहब नहीं आएंगे, ना आए। शमी साहब को क्या वेस्ट इंडीज ने रखा? मैंने बहुत करीब से क्रिकेट को देखा है, बड़ी ज्यादा इनको सिक्योरिटी हासिल होती है और इतना आसान नहीं रहा। जब आप इतने अलर्ट हो जाते हैं और जब आपको पता है कि भाई क्रिकेट होने जा रही है और हमें इनको सिक्योरिटी देनी है, तो मसलन पूरा पुलिस और पूरा बड़ा महकमा खड़ा हो जाता है। तो मैं तो कोई मसला नहीं होगा जिसमें मैच होगा कोई। देखिए श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ था 96 की शायद बात है, तो देखिए उसको सिक्योरिटी दी ही नहीं गई थी ना। जी हाँ, एक आम से बस अपना जो बस थी और उसके साथ चंद पुलिस के सिपाही आ रहे थे, साथ में ऑफिसर्स उनको लेकर आ रहे थे। अगर आप उसको सिक्योरिटी देते और बाकायदा फुल प्रूफ देते तो क्या मजाल थी कि वो कोई हमला कर सकता होता। देखिए अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी चाहें कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझे आप। और तो मैं सिक्योरिटी एजेंसीज की ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खुदा न करे नाउजुबिल्ला उन लोगों से दहशतगर्दों से मिले हुए, ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन लापरवाही है। लापरवाही के अलावा आप इसको कुछ नहीं कह सकते। सही स्लैकनेस है, लेजीनेस है। अब अगर जैसे आपने शुरू में कहा कि पहले से इत्तलात आ गई थी, अगर पहले से इत्तलात थी तो भाई इत्तला देने वाले साहब आपने कहां से इत्तला दी है? वहीं क्यों नहीं रोका जा रहा?
कि लाहौर में चेरिंग क्रॉस के ऊपर जाके आपको तो याद होगा, चेरिंग क्रॉस तो लाहौर की जान है। जी हाँ। मैं लाहौर में 1 साल रहा हूँ तालिब इल्म के फौरन बाद। एक इंतहाई खूबसूरत इलाका, सामने बॉबडा हाउस, इधर असेंबली, इधर फ्लैटीज और सामने इतना खूबसूरत इलाका। और वहाँ पर आज वहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी फार्मास्यूटिकल का। जी हाँ, मैंने आपको बताया। उसके ऊपर वो चाह रहे थे कि उसमें ज्यादा यानी वो हंगामा हो जाए। फिर भी 16 आदमी कम तो नहीं होते। लेकिन वजीर आला जो है पंजाब के शहबाज शरीफ, उनको तो 16 आदमी ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि 14 आदमी कल उन्होंने ताहिर कादी साहब के जलसे पे सामने मरवाए थे मॉडल टाउन में। उसको आज ये साबित हो गया। सियासतदान तो बड़े आराम से कहता है, वो जरा 2-4 लोग मरते हैं तो फिर तहरीक बनती है, कहते मर जाए तो मर जाए, कोई मसला नहीं, तो इनको तो कुछ मसला नहीं है, क्योंकि इनके एक्चुअली इनका नहीं मरता ना, कोई नहीं मरता। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और मेरे पास एक मैसेज आया है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान में तमाम ये जो अद्वियात बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसके चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर कैसर वही शेख साहब, उनका एक मैसेज रिकॉर्डेड हमारे पास पहुंचा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में या शुरू में हम आपको, प्रोग्राम के आखिर में ही दिखाएंगे हम आपको, तो उनसे देखिएगा कि उन्होंने इस सानिए पर अफसोस का इजहार किया है। तो सब बात आपने कहा कि मतलब ये स्ट्राइक चल रही थी पाकिस्तान में, ये जो दवाओं का जो मसला है, तो कैसर वही साहब मेरे सूफी और बहुत पुराने दोस्त हैं और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन हैं इस वक्त। तो उन्होंने, मैंने मैसेज देखा उनका, तो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि बात क्रिकेट पे हम वापस लेकर आते हैं, क्योंकि आखिरी लम्हात प्रोग्राम के चल रहे हैं, कि PSL में बुकीज घुसाए हैं और 1-2 प्लेयर्स, जबकि ये हमारे प्लेयर्स को पता है कि बहुत मुश्किल हो गई है इस किस्म की, अगर बात खुल जाए तो सज़ा बहुत सख्त है। और अब यही हो रहा है कि शर्जील और जो दूसरे हमारे प्लेयर हैं खालिद लतीफ़ साहब, उनको अगर बात खुली तो और हकीकत पता लग गई सारी, तो मुझे ताउम्र पाबंदी और ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और इतला ये भी है कि बुकीज ने बहुत से प्लेयर्स को कॉन्टेक्ट किया था, जी हाँ कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन कुछ ने उन पर इनकार कर दिया उनको और साफ जवाब दे दिया। लेकिन ये 2 हज़रात इसमें मेरे ख्याल से मुलविस हो गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर और देखकर और पढ़कर। और दोनों ही अच्छे बैट्समैन, अभी नए खालिद लतीफ़ तो जरा पुराना भी है, लेकिन क्या इसका तो पिछले साल डेब्यू हुआ है टेस्ट के अंदर, और अभी उसने कितने मैच खेले हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और PSL में अच्छी परफॉर्मेंस देने पर इनका डेब्यू हुआ था, जो शाहिद आफरीदी ने कहा था उस सेंचुरी बनाने पे इसका इनाम मिलेगा, तो 158 टीम में आ गए थे। अब लेकिन देखिए इसके पास सुना ही गया है कि किसी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट था 75,000 पाउंड का, और वो मई से शुरू होने वाला था। इतनी बेवकूफ़ी और इतने हिरस, लालच, जाहलत कैसे आ गई हमारी कौम में कि पैसा देकर वो बिल्कुल नदीदों की तरह गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपने आप को तबाह कर लेते हैं। और पकड़ा तो जाना ही है। सजाएं देख रहे हैं कि मसलन आमिर को अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को, अभी 2 प्लेयर आए नहीं है, सलमान बट और आसिफ जी अभी तक वापस नहीं हुए। उसको देखें बेचारे को, जो हमारा जो वो हुआ करता दानिश कनेरिया को, जी हाँ, और वो जो कि बड़े पैमाने पर भी नहीं किया था, वहां पर काउंटी के लेवल पर। मलिक को देखिए कितना मुश्किल में, मसलन के उसने कहा है कि साहब मुझे ये सारी चीजें अब खत्म की जाए और ये मसलन को वापस से, जिस तरह हिंदुस्तान में जडेजा और ये वगैरह सबको उन्होंने किया। लेकिन देखिए बुकीज तो आते रहेंगे, उनका तो बिजनेस है, उनका बिजनेस है। और लेकिन हमें अफसोस है कि मैं टैलेंटेड बैट्समैन हूँ, मुझे मालूम है कि कम से कम अगर मैं 4-5 साल खेल गया तो करोड़ों रुपए की मेरी माल वो होगी। तो मुझे आज 2 की बदले कि आज मुझे 20 मिल जाए और ये 4-5 साल के बाद मिलेंगे, अरे बाबा अपने आप को इज्जत है, कोई मजहब है, कोई आपका फ्यूचर है, आप अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? खुदा ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन दोनों बेचारों को बचा ले और इनके ऊपर कोई, सब अगर गलती की है तो फिर उसकी सजा तो होगी। मसलन कि अल्लाह ताला, मैंने वो इत्तेफाक से वो मैच नहीं देखा था आरिफ साहब, सुना ही गया कि 5वीं बॉल पर आउट हुए शर्जील साहब। अच्छा। और वो जो पहली 3-4 बॉलें खेली इन्होंने, वो इस तरह खेलेंगे जैसे कि क्रिकेट ना खेलने वाला आदमी खेल रहा हो। मैंने मैच नहीं देखा था अनफॉर्चुनेटली, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अफसोसनाक बात है। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम मसला ये है, जिसमें हमने गुफ्तगू की अमेरिका के मौजूदा हालात और वाक़यात पे, और पाकिस्तान में धमाका और क्रिकेट को जिस तरह से दूर करने की साजिशें हो रही हैं उस हवाले से। लेकिन कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त डट जाना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ, काज़मी साहब ने यही बात कही कि आएँ या ना आएँ, PSL का फाइनल लाहौर में ही होना चाहिए।
ताकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे इसी तरह खुल सकते हैं कि आपने इन मुश्किलात पे काबू पाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। काज़मी साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपसे गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में बातचीत रहेगी। तो ख़वातीन हज़रात, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम आप देखते रहते हैं, ईमेल पे आपको हमारा एड्रेस नज़र आ रहा है, हमसे आपसे कॉन्टेक्ट कीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आरिफ अफजाल को। अल्लाह ने के बाद।